अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ब्लड फिजियोलॉजी का टॉपिक प्लेटलेट्स वाला है। प्लेटलेट्स और उसके फैक्टर्स हैं जो कोएगुलेशन काज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए और ये भी बताया जाएगा कि इंजरी के वक्त किस तरह प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं और बिफोर इंजरी मतलब नॉर्मली जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है उसमें कोएगुलेशन क्यों नहीं होती, क्यों नहीं हमारा ब्लड क्लोटिंग काज करता। ठीक है, तो कोएगुलेशन जो टर्म इस टॉपिक को जानने से पहले इन कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूँ। मतलब कोएगुलेशन, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग और जो थर्ड है प्लेटलेट एक्टिवेशन। सो प्लेटलेट एक्टिवेशन जो होती है उसके बाद प्लेटलेट अटैच किस तरह होंगे, मतलब प्लेटलेट एडहेजन होगी और फिर जब एडहेजन हो जाएगी तो वो कौन से वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जो एग्रीगेशन काज करें दूसरे प्लेटलेट प्लग की। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे। और हीमोस्टैटिक प्लग जो टेम्परेरी प्लग बनता है जिसे हम प्राइमरी प्लेटलेट प्लग भी कहते हैं, उसके बाद सेकेंडरी भी बनता है। और क्लॉट किस तरह बनता है, मतलब सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग जो आता है थ्रोम्बोस जो हमारी ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी अटैच जो क्लोटिंग एक फैक्टर है वो मतलब पड़े होते हैं सारे। और एम्बुलस जो एक फ्रीली फ्लोटिंग जो थ्रोम्बस है उसे हम एम्बुलस कह देंगे। तो इन सब टर्म्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोएगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो कोएगुलेशन में क्या होता है कि क्लोट किस तरह बनते हैं या प्राइमरी प्लेटलेट प्लग किस तरह बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्लेटलेट ही हों या फैक्टर्स ही हों तो कोएगुलेशन काज होगी, क्योंकि कोएगुलेशन एक यूनिक प्रॉपर्टी है प्लाज्मा की भी। प्योरली कोएगुलेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा में कुछ ऐसे हमारे ब्लड के कुछ सब्सटेंस जो हैं वो भी एक सोल्यूबल सब्सटेंस को इनसोल्यूबल में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब विदाउट क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट एग्रीगेशन कोएगुलेशन इज़ पॉसिबल थ्रू प्लाज्मा। हमारे जो ब्लड है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब एक प्लाज्मा होता है और एक सेल्स होते हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड में हमारे प्लाज्मा आ गया और सेल्स आ गए, सेल्स एंड प्लाज्मा। और प्लाज्मा में एक यूनिक प्रॉपर्टी वो ये है कि सोल्यूबल फिब्रिनोजन जो होती है वो इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। सोल्यूबल फिब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन। फिब्रिन नॉट फिब्रिनोजन, फिब्रिन। Strange property of cardiac vascular system: if we injured any part of the circulatory system, constituents of the blood convert soluble fibrinogen into insoluble fibrin. तो हम तकरीबन दो जो है ना मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ ब्लड ऑलवेज इन लिक्विड फॉर्म बिफोर इंजरी। नॉर्मली ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, इंजरी नहीं हुई तो क्लोटिंग क्यों नहीं होती। और जो सेकंड फैक्टर है वो ये है कि हाउ ब्लड ऑलवेज इन कोएगुलेट फॉर्म और कोएगुलेट इनटू द सेमी सॉलिड मैस। तो हम सबसे पहले जो है सेमी सॉलिड मैस, हम इसमें एंडोथीलियल जो एक ब्लड वेसल्स ड्रा करते हैं और उसमें हम एंडोथीलियल सेल्स ड्रा करेंगे, क्योंकि बायोलॉजिकली एक्टिव जो सेल्स हैं वो एंडोथीलियल सेल्स हैं। पहले तो समझते थे कि इनका इतना ख़ास रोल नहीं होता, लेकिन अब मतलब पता चला है कि मतलब क्लोटिंग फैक्टर जो नहीं आते हमारी वेसल्स के पास, क्लोटिंग नहीं होती वो इन्हीं की वजह से ज़्यादातर नहीं होती, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स ऐसे रिलीज़ करते हैं जो आपको आगे जाके बताए जाएंगे। लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड करते हैं और प्रोस्टासाइक्लिन करते हैं, और प्रोस्टासाइक्लिन की एक फॉर्म है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 PGI2 आई थिंक, वो करते हैं। ठीक है, तो मतलब सब कुछ ये है। और मैंने एक हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स ड्रा कर लिया है। हमने सबसे पहले जो टॉपिक मैंने बताया था कि हमारा ब्लड क्यों नहीं क्लोट करता नॉर्मली, तो ये एक हेल्दी एंडोथीलियल सेल्स है विच इज़ अ बायोलॉजिकली एक्टिव और डोंट अलाउ प्लेटलेट्स अटैच ऑन द फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट इसके नीचे होता है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके नीचे होती है। तो प्लेटलेट्स हमेशा मतलब बड़े एक्साइटेड होते हैं कि वहाँ पे पहुँच जाएं, हम वहाँ पे अटैच हो जाएं। तो दोनों के दरमियान एक बैनर अल्लाह ने रखा हुआ है, कुदरत ने रखा हुआ है कि एंडोथीलियस। तो ये जो हेल्दी एंडोथीलियम है इसमें जो
एंटी कोगुलेंट जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, और जो प्रोस्टासाइक्लिन मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन इसकी फॉर्म है एक, और इसके अलावा हेपारन सल्फेट भी होती है, एडीपी डिसफॉस्फेटेजेस भी होते हैं। और ये हेल्दी एंडोथेलियम की बात हो रही है जो प्लेटलेट कोएगुलेशन नहीं काज होने देते, ठीक है। हेल्दी एंडोथेलियम नॉट अलाउ प्लेटलेट्स टू टच बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक और भी होता है हेपारन सल्फेट जो यहाँ पे अटैच होती है, लेकिन उसके बारे में बाद में बताऊँगा। पहले मैं लिखता हूँ कि प्लेटलेट्स होते क्या हैं। इफ़ वी पुट 3 प्लेटलेट्स इन 1 RBC देन द साइज़ विल बी 3 टाइम्स स्मॉलर। एक RBC में 3 हम प्लेटलेट्स रख सकते हैं, मतलब ये इतने छोटे होते हैं, 3 टाइम्स मतलब छोटे होते हैं। 8 to 10 डेज़ इनका लाइफ टाइम होता है, और 2 to 3 माइक्रोन्स इनका साइज़ होता है। अगर उनका 8 है 9 है तो इसका 2 to 3 होगा RBCs का, अगर 8 to। दीज आर द नॉर्मल मैकेनिज्म विच कीप द ब्लड इन लिक्विड फॉर्म। मतलब ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लीवर भी प्रोड्यूस करता है, जो कि एंडोथेलियल सेल्स के साथ अटैच होकर कुछ ऐसे फैक्टर्स को किल करना शुरू कर देते हैं जो क्लोटिंग ना काज करें, जो मतलब क्लोटिंग फैक्टर होते हैं लेकिन उन्हें कट करते रहते हैं। तो ये हमारा एक लीवर है छोटा सा, जो मैं बना सका वो मैंने बना दिया। इससे एंटीथ्रोबिन 3 रिलीज़ होती है लीवर से, एंटीथ्रोबिन 3 प्रोड्यूस फ्रॉम द लीवर। ये क्लोटिंग फैक्टर को किल करने के लिए। नॉर्मली तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वहाँ पे तो प्लेटलेट्स आएंगे नहीं ना, इसी वजह से। लेकिन जो क्लोटिंग अगर कहीं ना कहीं हो गई है या फिर फैक्टर्स आए पड़े हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कोई सिस्टम रखा हुआ है कुदरत ने। तो एंटीथ्रोबिन 3 जो है वो लीवर से आएगी एंडोथेलियल सेल्स के पास। एंडोथेलियल सेल्स एक हेपारन सल्फेट लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, हेल्दी एंडोथेलियम, नॉट के इंजर्ड। हेपारन सल्फेट, हेपारिन लिखते हैं या हेपारन सल्फेट लिखते हैं, हेपारन सल्फेट। और इसके साथ ये एंटीथ्रोबिन 3 अटैच हो जाएगी, ठीक है। मतलब हेपारन सल्फेट एंडोथेलियल सेल्स ने प्रोड्यूस की, और एंटीथ्रोबिन जो 3 है वो लीवर ने प्रोड्यूस की। दोनों अटैच हुई। अटैच होने से इसने 3 काम करने हैं, और इसने 3 काम क्या करने हैं, इसके 3 अब ना कट पॉइंट्स बन गए हैं, ठीक है। एक जो कट पॉइंट है वो ये हेपारन सल्फेट मैंने लिख दिया है, और ये एंटीथ्रोबिन 3 मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये एंटीथ्रोबिन 3 है, ताकि आप भूल लेना और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। इसके नोट्स ही मैं आपको शेयर कर दूँगा, अगर आप कहेंगे मुझे मैसेज करेंगे नीचे कमेंट सेशन पे। थ्रोबिन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, लाइक थ्रोबिन कोई भी सब्सटेंस क्लोटिंग वाला, क्लोटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करे या कुछ भी क्लोटिंग वाला एजेंट हो तो उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। एक तो ये कट करेगी थ्रोबिन को, ठीक है। ये मैंने छोटा सा कोई मतलब कुछ भी कोई एनिमल सा बना दिया मैंने, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बनाया, लेकिन वो कट कर रहा है थ्रोबिन को। तो इसकी जो कटिंग एंड है ये थ्रोबिन को कट करेंगे। इसके अलावा ये 2 काम और करेगा। वो ये कि फैक्टर 10 और फैक्टर 9 को भी किल करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो क्लोटिंग फैक्टर में रोल प्ले करते हैं। मतलब 9, 10, 11, 12 ये सारे फैक्टर, जो 8 भी, ये सारे क्लोटिंग ज़्यादातर काज करते हैं, इनकी वजह से क्लोटिंग होती है। 12, 11, 9, 10, तो जो 10 है और 9 है इससे भी किल होंगे एंटीथ्रोबिन 3 के थ्रू। जब हेपारन सल्फेट के साथ अटैच होगी तब ये किल करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा ये। तो ये एक फैक्टर 10 बना दिया है। दोनों साइड हैं क्योंकि इन दोनों ने अब किल हो जाना है। फैक्टर 10 है और फैक्टर 9 है, फैक्टर 9, तो ये भी किल हो जाएंगे इसके थ्रू। अब इनके भी कोई कटिंग एंड बना देते हैं, ब्लू वाले के, फैक्टर 10 के ब्लू वाले बना देते हैं, और फैक्टर 9 के बना देते हैं रेड वाले। तो जो इसके कटिंग एंड होंगे वो फैक्टर 9 के होंगे। तो एंडोथेलियल जो सेल्स हैं उनमें एक थ्रोम्बोमोड्यूलिन भी होगी। मतलब थ्रोम्बोमोड्यूलिन एंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, और थ्रोम्बिन कहीं से भी आएगी तो थ्रोम्बिन मोड्यूलिन के साथ अगर एक बार अटैच हो गई, मतलब थ्रोम्बिन जो कि क्लोटिंग काज करती है, वो थ्रोम्बोमोड्यूलिन उसे ऐसे मॉड्यूलेट करेगी कि वो फैक्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देगी। क्या होगा कि ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन है
और ये जो है ऊपर से जो आई है, जो स्माइल कर रही है, ये थ्रोम्बिन है। ठीक है, अब दोनों अटैच हो गई। ये क्या है? थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया कि उसने प्रोटीन सी को जनरेट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ये प्रोटीन सी है, जो रेड वाली है ना, ये प्रोटीन सी है। ये किसने जनरेट स्टार्ट करनी शुरू की? थ्रोम्बिन ने। थ्रोम्बिन किस तरह एक्टिवेट हुई? जब थ्रोम्बोमोड्यूलिन हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स ने प्रोड्यूस की। ठीक है, मतलब 5 चीज़ें प्रोड्यूस की: एडीपीटीज, फॉस्फेटेज, हेपारन सल्फेट, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। तो अब जो थ्रोम्बिन है उसने फैक्टर 5 और 8 को किल करना स्टार्ट कर दिया।